नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग इस सेशन में इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अभिलेखों की आवश्यकता क्यों पड़ी अशोक को। तो ऐसा सबसे पहला वो शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से बाहरी देशों को भी और अपने प्रजाओं को भी वो कहीं ना कहीं सूचना देता था, जैसे अपने घरेलू नीति और विदेशी नीति, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था कैसे चलती है। ये सारे चीज़ शिलालेख के माध्यम से, स्तंभ लेख के माध्यम से और गुहालेख के माध्यम से अपना जो शासनकाल की जो पद्धति होती है उसको प्रमोट करता है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख में हम लोग कैसे और इन डिटेल इसको हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे इसको अशोक के अभिलेख के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें तीन चीज़ों को हम लोग रखेंगे। सबसे पहले रखेंगे हम लोग शिलालेख, उसके बाद से हम लोग रखेंगे स्तंभ लेख, उसके बाद से हम लोग रखेंगे गुहालेख। स्तंभ लेख को भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ शिलालेख और इसको बोलेंगे लघु शिलालेख। दीर्घ कहिए या इसको बृहद कहिए, बात एक हुआ। उसके बाद से इसको भी दो भाग में बांटेंगे, जिसको हम लोग दीर्घ या लघु बोल सकते हैं इसको। तो दीर्घ या बृहद बोल सकते हैं इसको, और इसको लघु। तो ये स्तंभ लेख है तो इसको स्तंभ लेख लिखेंगे, इसको भी स्तंभ लेख लिखेंगे। और ये गुहालेख है तो गुहालेख को हम लोग यहीं पे अलग अलग तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे अशोक द्वारा निर्मित, उसके बाद से अशोक के पुत्र दशरथ द्वारा निर्मित। तो ये बराबर की पहाड़ी जो है वहाँ पे इसकी रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये नागार्जुन की पहाड़ी पर ये निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में इन डिटेल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं शिलालेख को, उसके बाद से स्तंभ लेख देखेंगे, उसके बाद से गुहालेख देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे शिलालेख के बारे में। तो चलिए इसको थोड़ा मिटा दें, उसके बाद से हम लोग शिलालेख के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि अशोक के शिलालेख 14 हैं, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शाहबाजगढ़ यहाँ पे जो शिलालेख है, मानसेहरा शिलालेख है, कालसी शिलालेख है, गिरनार है, ये अलग अलग जगहों से मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शाहबाज जो शिलालेख है वो पेशावर ज़िले में मिला हुआ है। कहीं कहीं कभी कभी यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी मिलता है, तो याद रखिएगा। हजारा ज़िला जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस सीमा पे। उसके बाद से ये कालसी, ये देहरादून में है भारत में। गिरनार कठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप। और सोपाड़ा की बात कर दें तो थाने ज़िला। ठीक है, सोपाड़ा यानी सोपाड़ा, नाला सोपाड़ा आप लोग बहुत अच्छे से सुने होंगे। ठीक है, तो नाला सोपाड़ा ये थाना ज़िले में, और धौली पूरी ज़िले से मिला हुआ है। और जौगढ़ ये गंजाम ज़िले, और इरागुड़ी कुरनूल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सब अलग अलग ये स्थान है जहाँ पे 14 शिलालेखों की बात किया गया है। तो हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मैप के द्वारा, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मैप देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे इसकी खोज हुई है और अलग अलग स्थानों से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैप की सहायता से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चलिए ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले शाहबाज शिलालेख। तो शाहबाज शिलालेख यहाँ पे हो सकता है, शाहबाज शिलालेख यहाँ पे हो सकता है।
उसके बाद से दूसरा हम लोग देखते हैं तो मानसेहरा। तो मानसेहरा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर इसको मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए। तो यहाँ पे 1 नंबर, इसको 1 नंबर लिख लीजिए और इसको 2 नंबर मान लीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट है कालसी। कालसी देहरादून, तो ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, इसको हम लोग 3 दे देते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं गिरनार। तो गिरनार ये वाला क्षेत्र होगा, तो जब ये गिरनार वाला क्षेत्र होगा तो इसको हम लोग 4 बोल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम आते हैं सोपाड़ा। तो सोपाड़ा वाला क्षेत्र ये हो सकता है, ठीक है, महाराष्ट्र थाने ज़िला वाला, तो इसको 5 हम बोल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे धौली और जौगढ़, ये दोनों याद रखिएगा उड़ीसा वाला क्षेत्र है ये, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 6 और 7। और बच गया 1 जिसको हम लोग एरागुडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कुर्नूल, जो यहाँ पे हम आंध्र प्रदेश के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 6, 7, 8। तो ये है जगह जो हमें 8 स्थानों से जो शिलालेख मिले हैं उसका साक्ष्य के रूप में ये हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे स्थान के रूप में भी हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हो गया बृहद शिलालेख, ठीक है। क्वेश्चन इसमें से कोई लेकर के कर सकता है कि कालसी नामक जो शिलालेख है वो भारत के मानचित्रों पे दर्शाइए। तो भारत के मानचित्रों पे दे देगा, भारत का नक्शा दे देगा, ब्लैंक मैप, और उसके बाद से कालसी जो शिलालेख है उसको दर्शाने के लिए बोलेगा। तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे शाहबाज गढ़ी हो गया, उसके बाद से यहाँ पे शाहबाज ये मानसेहरा हो गया, ये कालसी हो गया, ये यहाँ पे जूनागढ़ वाला हो गया। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोपाड़ा वाला हो गया, और यहाँ पे धौली और जौगढ़ हो गया, और यहाँ पे एरगुडी हो गया। तो ये सारा चीज़ आप लोग मैप के द्वारा उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 11वें और 12वें और 13वें 11वें 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर अन्य 2 लेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है, जिसको सेपरेट कलिंगा एडिक्ट कहा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग एक याद रखिएगा, यहाँ पे नोट्स लिख लीजिएगा ताकि आगे जब शिलालेख की बात आएगी तो वहाँ पे ये सब बात आएगी। चलिए यहाँ पे उसके बाद से हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख, जिसको हम लोग माइनर रॉक एडिक्ट कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रूपनाथ जो जबलपुर से, गुर्जरा जो दतिया MP और सासाराम रोहतास जिला जो बिहार से, भ्राऊ जो यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा राजस्थान होगा, यहाँ पे राजस्थान से, और यहाँ पे ब्रह्मागिरी जो चितुलदुर्ग से यानी जो कर्नाटक में है, सिद्धपुर जो ब्रह्मागिरी के 1 मील पश्चिम स्थित है की दूरी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और उसके बाद सिद्धपुर ब्रह्मागिरी के 1 मील पश्चिम में है, और जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मागिरी के 3 मील पश्चिम में है, एरगुडी जो कुर्नूल में है, और गोविमठ जो कोबिबल स्थान जो कर्नाटक में है, और पालकी गुंडू जो गोविंद मठ के 4 मील दूरी पे है, और राजुल मंडगिरी जो कुर्नूल में है आंध्र प्रदेश में है, और अहरौरा जो मिर्ज़ापुर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम लोग क्या क्या देखें, तो यहाँ पे रूपनाथ देखे, गुर्जरा देखे, सासाराम देखे, भ्राऊ देखे, मास्क देखे, ये सब क्या है लघु शिलालेख है। तो इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम लोग मैप पर देखने की चेष्टा करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो अलग अलग जगहों से इसका साक्ष्य के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे लघु शिलालेख के बारे में हम लोग बात करें तो लघु शिलालेख के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूपनाथ यानी जबलपुर, तो यहाँ पे हम मध्य प्रदेश के रूप में रख सकते हैं। उसके बाद से गुर्जरा, तो वो भी दोनों आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। उसके बाद से सासाराम, तो ये बिहार वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। उसके बाद से भ्राऊबराट राजस्थान, तो ये वाला जगह 4 हो गया। उसके बाद से मास्की जो आंध्र प्रदेश में है रायचूर के ज़िले में, तो यहाँ पे 5 हो गया। उसके बाद से ब्रह्मागिरी, तो ब्रह्मागिरी चितुलदुर्ग हो गया, तो ये कर्नाटक हो गया 6 नंबर। उसके बाद से सिद्धपुर,
तो सिद्धपुर यहीं पे होगा, इसके पश्चिम में होगा तो इधर होगा, तो इसको 6-7 के रूप में यहाँ 6 कर देंगे या 7 कर देंगे। उसके बाद से जतिंग रामेश्वरम यहाँ पे 8 कर देंगे, ये ब्रह्मागिरी के पश्चिम साइड में है। एरगुडी कुर्नूल तो यहाँ पे दे देंगे 9 नंबर। उसके बाद से गोविंद मठ कोपबल आस्थान जो कर्नाटक में है तो यहाँ पे दे देंगे 10 नंबर। उसके बाद से पालकी गुड्डू जो गोविंद मठ से 4 मील की दूरी पे है तो यहाँ पे और 11 नंबर दे देंगे। उसके बाद से राजुल मंड गुरु कुर्नूल में है तो यहाँ पे 11 नंबर दे देंगे। उसके बाद से अहरौरा जो मिर्ज़ापुर में है यहाँ पे 12 दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग स्थान को भी बहुत अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो ये है लघु शिलालेख, ये माइनर यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट की बात हम यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे हम किए हैं यहाँ पे लार्ज रॉक एडिक्ट की बात किए हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये दीर्घ शिलालेख है और ये लघु शिलालेख है, या ये बृहद शिलालेख है या ये लघु शिलालेख है। तो ये जगह भी क्लियर हो गए, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग जगह पे यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से ये मैप 1-2 बार बना लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि सर्वप्रथम अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक जो व्यक्ति हैं उसको अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद से अभिलेखों की भाषा कहें तो अभिलेखों की भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे प्राकृत भाषा आता है, प्राकृत भाषा। उसके बाद से यहाँ पे प्राकृत भाषा के बाद से हम लोग देखते हैं यूनानी भाषा, और यूनानी भाषा के बाद अरमाइक भाषा आता है। ठीक है, अरमाइक भाषा, तो ये याद रखिएगा अरमाइक भाषा। तो ये 3 भाषाओं का हम लोग अभिलेखों में देखते हैं। उसके बाद से अभिलेखों की लिपि की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मी हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे यूनानी हो जाएगा, और यहाँ पे अरमाइक हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसकी अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की लिपि जो थी ये अलग अलग थी, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैप के द्वारा हम लोग बृहद शिलालेख को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, और लघु शिलालेख को भी हम लोग मैप से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। रही बात इसके नाम को याद करने की, तो हम लोग 1-2 बार जब हम इसको बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, और इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन धौली और जौगढ़ की बात है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से एरागुड़ी हो जाता है, और मानसेहरा और कालसी के रूप में होता है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे मास्की अभिलेख जो है, मास्की लघु अभिलेख है, तो यहाँ पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से गुर्जरा हो जाता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। एरगुडी हो जाता है, उसके बाद से अहरौरा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रहेंगे तो कभी भी हम लोग मैप में दर्शा सकते हैं। लघु शिलालेख हो या बृहद शिलालेख हो, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है कि भारत के मैप पे जो भारत का नक्शा है उस पे इस स्थान को दर्शाइए, या इस अभिलेख का जो जहाँ से प्राप्त हुआ है उसको दर्शाइए। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान भी कभी कभी देता है, तो कभी कभी पेशावर ज़िले में देता है। तो पेशावर तो पहले देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बुक में कभी कहीं पेशावर ज़िला लिखा हुआ है तो कहीं अफ़गानिस्तान लिखा हुआ है, कहीं हज़ारा ज़िले, तो हज़ारा ज़िले हम लोग देखते हैं तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो सीमा है उसके समीप दिखता है। तो अलग अलग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कालसी की बात करें तो देहरादून, तो देहरादून वाले क्षेत्र में तो याद रखिएगा कालसी। उसके बाद से यहाँ पे गिरनार की बात करें तो ग से गिरनार, ग से गुजरात, ऐसे याद रखिएगा। ये सौराष्ट्र वाले जो प्रांत था वहाँ पे इसको हम लोग पहले सौराष्ट्र करते थे, तो इसलिए याद रखिएगा सौराष्ट्र वाले प्रांत, तो ये सौराष्ट्र प्रांत था, तो इसको याद रखिएगा। ग से गुजरात, ग से गिरनार। उसके बाद से सोपाड़ा की बात करें तो थाने ज़िले में है। याद रखिएगा कि जो मुंबई है वो तो आपको पता है कि जो पहली बार 1853 में रेलगाड़ी जो चलाई गई थी थाने और मुंबई और थाने के बीच, तो ऐसे याद रखिएगा कि मुंबई में थाने हैं, और ये सोपाड़ा जो हमेशा नाला सोपाड़ा की बात हमेशा चलता रहता है, तो याद रखिएगा नाला सोपाड़ा।
उसके बाद से धौली और जौगढ़ एक ही जगह पे याद रखिएगा। ये धौली और जौगढ़ की बात करें तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद से लास्ट में बच जाएगा एरागुडी जो कुर्नूल में है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा बृहद शिलालेख। उसके बाद से लघु शिलालेख की बात करें तो रूपनाथ जो जबलपुर में है। उसके बाद से जबलपुर कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। गुजरात तो दतिया यानी ये भी मध्य प्रदेश में है। सासाराम जो रोहतास बिहार। उसके बाद से भ्राऊ बैराट की पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसा भी याद रखिएगा कि जो भ्राऊ बैराट है तो बैराट यानी राजस्थान। मास्की रायचूर यानी आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद वाले क्षेत्र। और ब्रह्मगिरी जो चित्रदुर्ग है जो आंध्र प्रदेश वाले कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। सिद्धपुर जो ब्रह्मगिरी की 1 मील पश्चिम की तरफ स्थित है। और जतिन रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी के 3 मील पश्चिम में स्थित है। उसके बाद से एरगुडी जो कुर्नूल में है आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा यहाँ पे एरागुडी और एरगुडी, तो ये भी कुर्नूल में है, ये भी कुर्नूल में है। गोवी मठ कोपबल स्थान यानी कर्नाटक। और पालकी गुडू गोवी मठ से 4 मील की दूरी पर। राजुल मंडगिरी जो कुर्नूल में है। और हर्रा जो मिर्ज़ापुर जो बहुत ही फेमस है। और फेमस क्यों हुआ ये आप सभी जानते हैं मिर्ज़ापुर। तो चलिए ये इसको आप लोग बहुत अच्छे से रिपीट डालिएगा ताकि इन चीज़ों इसमें से कहीं से ना कहीं से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स होता है। तो इसलिए ये सब अच्छे से ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैप के सहारे याद रखेंगे तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो ऐसे मेरा मानना है कि यदि मैप के सहारे यदि पढ़ रहे हैं तो आप समय को बचाते हैं। यदि मैप उसमें आप इंक्लूड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आप ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद करना पड़ता है। यदि मैप यदि रहता है आपके दिमाग में तो जल्दी उसको आप याद भी कर लेते हैं और कहीं पे भी बैठे बैठे मैप के सहारे आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप भूगोल पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें या हिस्ट्री पढ़ें या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैप की आपकी आवश्यकता बनती है तो वहाँ पे ज़रूर मैप को लाइए और मैप को बहुत अच्छे से उसको याद रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।